मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात होती है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ABM क्लासेस में। मैं राजकुमार आपका भाई। तो चलिए आज फिर से हम एक नए वीडियो में आप लोग को लेकर के आ चुके हैं और आज का टॉपिक है ये 12 क्लास के लिए और 10 क्लास में भी काम दे देता है, क्योंकि जो 10 क्लास में पढ़ना वही 12 क्लास में थोड़ा सा डीपली है और 10 क्लास में थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन है तो वही चीज़ और ये बेहद ही जरूरी जानना है। सबसे पहले जीवों में जनन, 12 क्लास के लिए प्रथम लेसन है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से सवाल आपको पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से पक्का आपको पूछे जाएंगे। और देखिए जीवों में जनन अगर आपसे पूछे दे सिंपल सा सवाल कि जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग जितने भी पृथ्वी जीव जंतु नज़र आ रहे हैं सब जनन प्रक्रिया के द्वारा ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है या जंतु जो होते हैं नाश्वर होते हैं, लिया वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा कैसे, तो ये जनन के द्वारा ही जनसंख्या क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है और हम लोग हैं। अगर जनन ना होगा तो पृथ्वी से जीव जंतु की अस्तित्व में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इस टॉपिक पे लेकर के आते हैं जीवों में जनन। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम एक वीडियो पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं, इसमें आप लोग को देखेंगे और इसका पार्ट 2 लाएंगे, जो फिर चैप्टर ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुछ सीखना है तो बने रहेंगे वीडियो में, देखिए कैसे टोटल समझ में आएगा और चुटकियों में याद होगा, और रटने की सलाह हम नहीं देंगे। सबसे पहले जीवों में जनन, तो जनन किसे कहते हैं, तो जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे छोटे संतानों को जन्म देती है, वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन, या पहला बोले लैंगिक जनन दूसरा अलैंगिक जनन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये बन जाता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक मतलब अलग, समझेंगे अलैंगिक जनन, तो सिंपल सी बात है, रटना नहीं है आप लोग को, बस अपने से याद कर लेना है। अलैंगिक जनन मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव, जनन क्रिया में केवल एक ही जीव या एक ही व्यष्टि भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। याद हुआ कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का केवल एक ही व्यष्टि जनन क्रिया में भाग लेता है और नए संतति की उत्पत्ति कर लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह सवाल में होता है, मतलब निम्न कोटि के पौधों में और जंतुओं में भी होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा लैंगिक जनन, तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ कि जब जनन प्रक्रिया में केवल जीव का एक ही व्यष्टि भाग लेता है और जनन क्रिया कर लेता है, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा है हमारा, बने रहे वीडियो में, देखिए ना कैसे चुटकियों में याद होने वाला है। दूसरा है कि लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की वैसी प्रक्रिया, देखिए जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग मतलब एक स्त्री तो एक पुरुष होना चाहिए, तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीव जनन क्रिया में भाग लेते हैं और संतति की उत्पत्ति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। बस सिंपल सा है कि जनन प्रक्रिया में 2 विपरीत जीव जो भाग लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ये उच्च कोटि के जंतुओं में पौधों में भी होता है, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब में क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है। तो याद होता जा रहा है ना आप लोग, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ रहा होगा। जनन सबसे पहले क्या पड़ेगी, जन्म, तो जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जीव अपनी ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में क्या पढ़े कि अलैंगिक जनन में जब जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का केवल एक ही व्यष्टि भाग लेता है, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। और यह अमीबा मतलब अलैंगिक जनन हो गया, निम्न कोटि के पौधे में जंतुओं में हो जाता है। दूसरा लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या पढ़े कि जब जनन प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और जनन क्रिया करते हैं, तो लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें उत्पन्न संतति जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, विशेष चर्चा हम करेंगे, अभी तुरंत करते जा रहे हैं। अगला सवाल है हमारा कि द्विविभाजन और बहुविभाजन। ये द्विविभाजन और बहुविभाजन क्या होता है, तो द्वि मतलब 2, विभाजन मतलब बंटना, बहु मतलब बहुत सारे, विभाजन मतलब बंटना। तो यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, बस आपकी समझने की जरूरत है। तो द्विविभाजन कहने का मतलब हुआ कि जब जीव या व्यष्टि का शरीर मतलब जब जीव या किसी व्यष्टि का एक शरीर 2 खंडों में बढ़ जाती है और 2 नए संतति की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। जैसे क्या बोलो, अमीबा को देखे होंगे, तो अमीबा में 1 केंद्रक रहता है, ये कितने केंद्रक में बढ़ जाता है, तो 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। मतलब जब जीव का शरीर
जब जीव का एक शरीर दो खंडों में बढ़ जाता है और दो नए नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, तो द्विविभाजन कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो अमीबा में और पैरामीशियम में होता है। सवाल पूछ देता है कि द्विविभाजन किस में होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में होता है। लेकिन इसमें एक और छिपा हुआ है, क्या, बहुविभाजन छिपा हुआ है ना। तो बहुविभाजन समझेंगे कि जब जीव का शरीर जब एक जीव का शरीर अन्य खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड नए नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। मतलब जब जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है तो क्या कहलाता है, बहुविभाजन कहलाता है। ये भी अमीबा में होता है। अब कहे कि द्विविभाजन भी होता है और बहुविभाजन भी होता है। तो मुख्य रूप से द्विविभाजन होते हैं अमीबा में, लेकिन कभी कभी वातावरण का प्रभाव रहता है। यानी कहीं ज़्यादा भोजन की जरूरत पड़ जाती है, कहीं वातावरण पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कहीं पानी की मात्रा कम हो, मतलब वातावरण असंतुलित होने के कारण अमीबा का शरीर जो होता है कई खंडों में क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए जैसे एक केंद्रक थे, लेकिन इसमें कई केंद्रकों में क्या होता है, बढ़ जाता है और अलग अलग जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो क्या कहलाता है, बहुविभाजन भी हो जाएगा। बहुविभाजन मतलब दो से अधिक हुआ तो बहुविभाजन, और दो हुआ तो द्विविभाजन। तो अमीबा में भी चलाता है। तो बहुविभाजन प्रक्रिया किस में भी होती है, अमीबा में भी द्विविभाजन होता है। तो याद हो गया कि जब जीव का शरीर एक जीव का शरीर दो खंडों में बढ़ जाता है और दो नए नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है उसे द्विविभाजन कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। बहुविभाजन में क्या है, तो जब एक जीव का शरीर है ना अनेक खंडों में बढ़ जाता है, मतलब दो या दो से अधिक भागों में लिखे या अनेक खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड नए नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे ही बहुविभाजन कहते हैं। यह भी अमीबा में होता है। ये उचित वातावरण मतलब वातावरण असंतुलित के कारण ही ऐसा होता है। अगला देखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन क्या है, तो मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आप लोग लिखना चाहेंगे तो हम जो बोल रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसा ही याद हो जा रहा होगा, सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे। मुकुलन, तो मुकुलन भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। इसमें वाल्व, श्रीक या प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं जो जीव के शरीर से अलग हो जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे आप आलू को देखे होंगे, है ना, आलू को आप देखे होंगे तो इसमें निकला हुआ रहता है प्रवर्ध, आँख, जिसको देहात भाषा में आँख भी बोल देते हैं उसे। आप ओल को भी देखे होंगे तो बहुत सारे इसमें क्या रहते हैं, बाहर से लगे रहते हैं, तो इसी को प्रवर्ध बोलते हैं, है ना, प्रवर्ध या वाल्व या प्रवर्ध बोलते हैं इसी को। और ये क्या होता है, टूट करके, देखिए अगर मान लीजिए कि एक ओल है जो ये टूट करके और ये क्या हो जाएगा, फिर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, मतलब नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, तो ये मुकुलन कहलाता है। तो याद हुआ मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं, सवाल पूछता है कि मुकुलन किसे कहते हैं। तो मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन में जीव के शरीर पर वाल्व, शरीक या प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं जो जीव के शरीर से टूटकर अलग हो जाते हैं और नई संतति की उत्पत्ति करते हैं, वही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। ये आलू, अदरक है, ओल, बहुत से चीज़ों में होता है, आदि कर देंगे, बस हमारा काम है। क्लियर, सबको आ रहा है समझ में। देखिए अगला है पुनरुद्भाव अथवा विखंडन। तो विखंडन मतलब क्या होता है, बंटना होता है। तो पुनर्द्भाव मतलब फिर से जन्म लिया, या बोल सकते हैं कि बहुत भागों में विखंडित हो गया। तो सिंपल से आंसर इसका भी होगा, वही वाला बात है, विखंडन बोले या विभाजन बोले। तो जब जीव का शरीर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन जैसे स्पाइरोगायरा, इसकी संरचना आप देखेंगे तो इस रूप से होता है, इस रूप से होता है ना, इस रूप से होता है। और प्रत्येक खंड क्या होता है, बढ़ जाते हैं, प्रत्येक खंड बहुत सारे बढ़ जाता है खंड, तो ये क्या कहलाता है, आपको स्पाइरोगायरा कहलाता है। कि जब जीव का शरीर अनेक खंडों में बढ़ जाता है और अनेक खंड में नए नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है तो क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे थिएटर को भी देखे होंगे कि अगर एक जगह मतलब एक को बिक कर दीजिएगा कितनों टुकड़ा करके, तो सभी क्या होते हैं, अलग अलग जीव की उत्पत्ति कर, मतलब नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो जब एक जीव का शरीर अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं, उसी क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं या पुनरुद्भव कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। जैसे आपको पूछे कि विखंडन किस में होता है, तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। एग्जाम्पल भी बेहद इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। अगला है परागन किसे कहते हैं, समझिएगा, परागन किसे कहते हैं। तो परागन किसे कहते हैं, सवाल है ना। तो जब परागकण परागकोश से निकल करके, जब परागकण परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया परागन कहलाती है। लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि जब परागकण परागकोश से निकल करके, है ना,
वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। और परागन जो होते हैं इसमें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन होता है, दूसरा परपरागन होता है। चलिए, तो स्वपरागन क्या है समझेंगे। तो मान लीजिए ना कि दो पौधे हैं, क्या है? दो पौधा है, ठीक है, ये फूल लगा हुआ है, एग्जाम्पल सिर्फ बताने के लिए ऐसे है। अब तो स्वपरागन किसे कहते हैं और परपरागन किसे कहते हैं? स्वपरागन में होता है कि यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए कि जब परागन जब प्रकोष्ठ से निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागन। स्व मतलब क्या पता चल रहा? खुद। तो जब एक पुष्प का परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो यह प्रक्रिया स्वपरागन कहलाता है। यहीं सूट के फूल पे चल गया, मतलब परागन से निकाल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। क्लियर? याद हो गया आप लोग को? जब परागन परागकोश से निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागन कहलाता है। दूसरा आ रहा है पर मतलब दूसरा हो गया। तो जब एक पुष्प का परागन उसी पुष्प के दूसरे है ना, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि जब एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? परपरागन कहलाता है। परपरागन कहलाता है। तो स्वपरागन मतलब खुद हो गया कि जब एक परागन परागकोश से निकल कर परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागन। लेकिन जब परागन उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? परपरागन कहलाता है। क्लियर हमारा? अब है सवाल अगला कि निषेचन किसे कहते हैं। ये तो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो जैगोड़ बनता है, यही प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। मतलब शुक्राणु व अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। या बोल सकते हैं आप कि स्त्री और पुरुष के अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया जैगोड़ बनता है और इस प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। सिंपल सी बात है आंसर। तो निषेचन किसे कहते हैं? याद हो गया? तो जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बिल्कुल, निषेचन की क्रिया में दो विपरीत जीव भाग लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल देखिएगा क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ तो आपसे 2 नंबर वाले सवाल था, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है? जनन क्यों जरूरी है जीवों के लिए? तो देखिए, जीवों को आंसर हम यहाँ से बता रहे हैं क्या कि प्रत्येक जीव को अपनी ही जैसे संतान उत्पत्ति करने की परम क्षमता होती है। प्रत्येक जीव को अपनी ही जैसे छोटे संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। सवाल पूछा है कि हमसे जनन क्यों अनिवार्य है, तो समझिए कि जनन अगर ना होता है तो जाति नहीं बचता, वंशानुगत क्रम नहीं बचता, मतलब आनुवांशिक जो बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम नहीं चलता, जीवों का अस्तित्व नहीं रह पाता, है ना। तो हमें बहुत सारी आबादी को बढ़ाने में काम आता है, वंश को बढ़ाने में काम आता है ना, जाति के अस्तित्व को बचाए रखने में काम आता है जनन। इसलिए हमें जनन क्या अनिवार्य है। तो इसे जान तो गए, समझ गए कि जनन हमें क्या क्या जरूरी है, कि आबादी में वृद्धि करने के लिए भी जरूरी है, अच्छा अपना वंशानुक्रम बचाने के लिए भी जरूरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे बोलते हैं, और है। तो अब इसको आंसर लिखना होगा सटीक। तो सटीक कैसे लिखेंगे? तो जनन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य? तो जनन जीवों की वैसी क्षमता होती है जिसमें जीव अपनी ही जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, और जनन जीवों की इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जनन प्रक्रिया में दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, और इससे जो उत्पन्न संतति होता है उसमें माता पिता के डीएनए मतलब आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, जो उसको वंश को बढ़ाने में, आनुवांशिक क्रम को बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ साथ में उसके जाति को बचाए रखने में के लिए अति आवश्यक होता है। इसीलिए जनन अति आवश्यक है, क्योंकि जनन जो होते हैं, मनुष्य जो होता है से नाश्वर होता है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी पक्का हो जाता है। अब बताइए कि मृत्यु हो, जब जो इंसान जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसका तो वंश नहीं चलेगा, और जब जनन क्रिया करेगा तो मर गया, लेकिन उसके बाल बच्चे तो बचेंगे ना, तो वो वंश लेकर के चलते हैं। इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम, जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो याद हो गया, सभी को याद हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम में रहता है ना कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट करके
लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि दिया हुआ जनन के बारे में आप लिखेंगे, मुगलन के बारे में तो थोड़ी होगा, लिखेंगे इसी के बारे में बस सजा करके कि एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो जनन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, कैसे लिखेंगे? तो जनन जीवों की परम क्षमता होती है, इसमें जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जनन इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि जनन प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं और इससे उत्पन्न संतति जो होता है उसमें माता पिता के गुण समाहित होता है और ये गुण जो होते हैं अनुवांशिक होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बचाने रखने में सहायक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बचाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ जाति के अस्तित्व को इससे बचाया जा सकता है। मनुष्य नाश्वर होता है, उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके वंश जो होते हैं से चलते रहते हैं। अतः इसलिए जीवों में जनन अति आवश्यक है। क्लियर? अगला सवाल है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों? जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों? तो समझिएगा, जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, दो विपरीत जीव भाग लेते हैं और इससे जो उत्पन्न संतति होता है वो अपने जनकों से मतलब माता पिता से भिन्न होता है, जो है ना, जो माता पिता से क्या होता है, भिन्न होता है और ये उद विकास में, है ना, उद विकास में क्या होता है, सहायक होता है। आज हम लोग उत्परिवर्तन का ही परिणाम है, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं था, मनुष्य जंगली था, उसके पूरे शरीर पे बाल था, लेकिन क्या होता जा रहा, परिवर्तन होते होते आज मनुष्य यहाँ तक पहुँच गया है। तो सवाल को समझिएगा कि लैंगिक जनन में होता है कि एक बार में अनेक जीव की उत्पत्ति कर लेता है और इसमें अपने जनकों से हूबहू समान होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं और उससे जो नए संतति की उत्पत्ति होती है अपने जनकों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है और उसमें माता पिता दोनों को गुण समाहित होते हैं और एक निश्चित समय में निश्चित जीवों की संख्या होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या हो जाता है कि कम समय में ज़्यादा जीव की जनसंख्या उत्पन्न हो जाती है और जनकों के समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है। लेकिन ये लिखेंगे कैसे, ये तो हम आप लोगों को समझा दी डीपली तरीके से, समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखने की बात आती है तो थोड़ा सा डिटेल करेंगे, समझाएंगे कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों। तो जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है क्योंकि इसमें दो विपरीत जीव भाग लेते हैं और इससे जो जीव भाग लेते हैं, सॉरी, इससे जो संतति उत्पन्न होता है वो अपने जनकों से बिल्कुल भिन्न होता है, जो उद विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसमें एक निश्चित समय में एक निश्चित जीवों की संख्या होती है, निश्चित समय में एक निश्चित जीवों की संख्या होती है, ठीक है, तथा ये अपने जनकों से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं और इसीलिए जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है और इसमें एक निश्चित समय में निश्चित जीवों की संख्या होती है। क्लियर? इतना पॉइंट लिख देंगे, आपको हो गया। अगला सवाल है, याद हो गया सभी को कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों? तो जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है क्योंकि इसमें दो विपरीत जीव भाग लेते हैं और इससे जो उत्पन्न संतति वो अपने जनकों से बिल्कुल भिन्न होता है, जो उद विकास में सहायक होता है, ठीक है, उद विकास में क्या होता है, सहायक होता है और उसके बाद है सहायक होता है। अब आगे है, समझिएगा अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बच्चे जिसे आप लोग देख लीजिएगा। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, मतलब अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है क्लोन, अब ये समझिएगा क्लोन क्या है। तो अभी जस्ट पढ़ के गए कि जो लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं ना, लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं उनके अपने जनकों से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे आपको बताए थे एग्जाम्पल भी कई प्रकार के उदाहरण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि माता पिता थोड़े से है ना ब्लैक टाइप के, लेकिन उनका संतान क्या होता है, पूरा गोरा होता है, मतलब अपने जनकों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। मतलब बुरा नहीं मानेगा, ये जनरली है, होता ही है, परिवर्तन उत्परिवर्तन होता है जनन द्वारा। लेकिन आप कभी भी अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति हो, जैसे आम का पौधा हुआ, तो जब भी आम बनेगा तो आम ही का पौधा रहेगा, एकदम हूबहू रहेगा, पत्ता वही सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि आम के पत्ता में अंगूर का पत्ता लग जाएगा, वो ऐसा अंगूर का पत्ता जैसा दिखने लगेगा, नहीं होता। जब रहेगा तो आम के पत्ता ही जैसा नजर आएगा। मतलब क्या होता है, हूबहू अपने जनकों की क्या होता है, एकदम समान होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या हो जाता है, लैंगिक जनन में भिन्न हो जाता है। माता पिता का नाटे है तो संतान लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका आंसर कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन क्यों कहा जाता है। तो लैंगिक, बार बार लैंगिक बोला जा रहा है, अलैंगिक है विद्यार्थी, समझिएगा। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जनन उत्पन्न संतति अपने जनकों के हूबहू समान होते हैं, आनुवांशिक रूप से और संरचना रूप से, आनुवांशिक रूप से भी और संरचना रूप से, दोनों रूप से समान होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। याद हुआ कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को
क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जननोत्पन्न संतति अपने जनकों से हूबहू आनुवांशिक रूप से भी और संरचना रूप से दोनों रूप से समान होते हैं। यही कारण है कि अलैंगिक जननोत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हमारे विद्यार्थी देखेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बतलाना है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है? तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बहुत ही अंतर है। आप समझिए कि कैसे कैसे अंतर है। तो देखिए जस्ट पैड रखिएगा कि लैंगिक जनन में जो होता है केवल लैंगिक जनन में 2 व्यष्टि भाग लेते हैं, यानी 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही व्यष्टि भाग लेता है। ठीक है। दूसरा कि लैंगिक जनन में जायगोट बनता है, देखिए अलैंगिक जनन में जायगोट नहीं बनता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनकों से भिन्न होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान होते हैं। लैंगिक जनन में अगला है कि लैंगिक जनन में इसमें था लैंगिक जनन, हाँ, तो लैंगिक जनन अपने जनकों से क्या होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए इसको क्या होता है? एकदम हूबहू समान होते हैं। लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि इसमें अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। और था कि लैंगिक जनन में एक निश्चित समय में एक निश्चित जीवों की संख्या उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में एक निश्चित समय में अनेक जीवों की संख्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल इतना 4-5 आंसर लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भी बहुत से हैं आंसर कि लैंगिक जनन में तो संलयन की क्रिया, लैंगिक जनन में संलयन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में संलयन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इतना था आपका टोटल। हम क्वेश्चन को क्लियर कर दिए। आई होप कि टोटल आपको सीधा माइंड में गया होगा, याद हो गया होगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अगर हमारा वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को ठोकी लाइक और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।